नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडिट जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का 27वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि 26 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बोडोलैंड विवाद किस प्रदेश से संबंधित है? ये चर्चा में रहा था काफ़ी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा असम से। बोडोलैंड विवाद ये असम राज्य के बोडो नामक आदिवासी समुदाय द्वारा एक अलग राज्य की मांग से संबंधित है और इस समुदाय का असम की जनसंख्या में प्रतिशत देखा जाए तो करीब 5 से 6% जो है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डी ऑप्शन में पोंगल दिया गया है आंध्र प्रदेश से, जबकि पोंगल जो है तमिलनाडु का फसल त्यौहार है, जो कि 2.5 महीने जनवरी और फरवरी में जो है ये मनाया जाता है। बाकी सभी जो है आपका सुमेलित है। ओणम केरल में मनाया जाता है, लोहड़ी पंजाब में और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पोंगल जो है ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, ना कि आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये आपको बताया भी जा चुका है कई बार, 2002 में। जैव विविधता अधिनियम भारत में वर्ष 2002 में पारित किया गया। जैव विविधता का आशय अर्धस्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों, परिसरों में विविधता तथा सजीवों के मध्य होने वाली परिवर्तनशीलता से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ ए विकल्प से हो जाएगा, केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना जो है इसका मुख्य कार्य है। और वित्त आयोग के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 में प्रावधान किया गया है कि इसका मुख्य कार्य जो है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद याद रखिएगा, मिलान करने के लिए पूछा जाता है 280। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय यानी कि फिस्कल नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा, कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित जो है नीति से। वित्तीय या जो है राजकोषीय, जिसको हम फिस्कल कहते हैं, नीति मुख्यतः सरकार से संबंधित होती है। और राजकोषीय नीति में सरकार की आय, जिसमें कर एवं कर भिन्न आय तथा सरकार के व्यय से संबंधित नीतियाँ इसमें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल दिया गया है जल संरक्षण से, जो कि गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से संबंधित है। और इस प्रोटोकॉल को जो 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में जो है अंगीकृत किया गया था तथा 16 फरवरी 2005 को जो है लागू हुआ था। और यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु जो है लक्षित है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सुमेलित है। बाकी कार्टाजोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि, तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा कि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देती है। ओजोन, जिसे O3 कहते हैं, ये समताप मंडल में पाई जाने वाली एक ऐसी गैसीय परत है जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। और अल्ट्रावायलेट किरणों से जो है पृथ्वी पर मानव जीवन के लिए हानिकारक होती हैं। और ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तब जाके ओजोन परत जो है का निर्माण होता है या बनता है। और ओजोन परत पूछा जाता है कि इस मंडल में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में यह पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? तो यह राखीगढ़ी, ये विकल्प यहाँ सही है। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो ये आपका हड़प्पा और गनवेरी वाला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा ये भारत में है। हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थल की श्रेणी में ये आते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है, तो वह है राखीगढ़ी।
अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 1972 में लागू किया गया था। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य वन्यजीव की सुरक्षा तथा संवर्धन करना है तथा वन्यजीवों का अवैध शिकार पर जो है रोक लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, देहरादून यानी कि उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह 1960 में हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ आप देख सकते हैं पार्क या जोन दिया गया, दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। उसके बाद आपको बताना है कोड के माध्यम से कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अप्रैल पार्क कानपुर में है, ये क्या हो जाएगा? तीसरा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो ये लखनऊ में है, बी का हो जाएगा चौथा। एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये आपका सहारनपुर में है, सी का हो जाएगा दूसरा। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये आपका उन्नाव में है, तो डी का हो जाएगा पहला। 3 4 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो 3 4 2 1 आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी है? तो 8 वर्ष। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण यानी कि उनका कार्यकाल जो है वर्तमान में 8 वर्ष है। और उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की पद धारण अवधि उसकी पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष पहले यह निर्धारित थी, लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को संशोधन करके जो है 2012 द्वारा इसकी पद धारण यानी कि कार्यकाल को जो है 6 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 8 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी कहाँ पर? तो ये पहले भी आपको जो है बताया जा चुका है क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। सर्वप्रथम 1917 में जो है कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज हो गया, की स्थापना के साथ प्रदेश की ही नहीं वरन जो है ये देश की पहली दुग्ध सहकारिता समिति का जो है गठन हुआ था। उसके बाद जो है वर्ष 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ जो कि लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो यहाँ पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी कहाँ? तो इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था? तो केरल में उनका जन्म हुआ था। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है और ये 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। उनके दर्शन को जो अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जो कि प्रसिद्ध हैं, 4 मठ वर्तमान में जो कि हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। पहला है श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक में है और ये दक्षिण में पड़ता है। दूसरा द्वारका गुजरात में है, पश्चिम में है। पुरी तीसरा है, पुरी उड़ीसा में है, ये पूर्व में है। और चौथा ज्योतिर्मठ जिसे जोशी मठ कहते हैं, ये आपका उत्तराखंड में है। तो जो है पूछा जाता है कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जो है कहाँ कहाँ हैं? तो श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और जोशी मठ। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो अशोक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी, जिसे देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, जिसे देवनाम प्रियदर्शी कहते हैं, ये सभी जो है उपाधि से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन से हो जाएगा शंकर को। शंकर या शंकराचार्य, आपको अभी बताया है पहले कि ये जो है अद्वैत दर्शन के प्रणेता तथा हिंदू धर्म के प्रख्यात ये दार्शनिक थे। तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जैव विविधता संबंधी मुद्दों पर जागरूकता एवं समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति ए बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह या राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो यह कुषाणों के समय में। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहला गांधार शैली और दूसरा मथुरा शैली। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो O2 यानी कि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस जिसे हरित गृह कहते हैं, वे गैसें हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और रक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें प्रमुख हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जलवाष्प H2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4 और ओजोन जिसे O3 कहते हैं। ऑक्सीजन यानी कि O2 एक ग्रीन हाउस गैस यह नहीं है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था किसने? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी एक इतिहासकार थे, इनके द्वारा बताया गया कि साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी इन्होंने बनाया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही है यहाँ। तो एक तरफ देश दिया गया, दूसरी तरफ स्थानीय पवन दिए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में स्थानीय पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो विली विली के नाम से जाना जाता है। ये का हो जाएगा दूसरा। चीन में इसे टाइफून कहते हैं, चीन और जापान में। तो बी का हो जाएगा तीसरा। फ्रांस में यह मिस्ट्रल कहलाता है। तो सी का हो जाएगा चौथा। और वेस्ट इंडीज़ में यह प्रभंजन यानी कि हरिकेन कहलाता है। डी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब है ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो यह कोलोरेडो, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। ग्रैंड कैनियन ये संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो नदी पर स्थित है। यह कैनियन लगभग 480 किलोमीटर लंबी और 1828 मीटर गहरी तथा 6 से लेकर के 16 किलोमीटर तक चौड़ी है। कोलोरेडो नदी ये अमेरिका के पश्चिमी राज्य कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है तथा मैक्सिको होते हुए ये प्रशांत महासागर में जाकर के मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चंदेल ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है और ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह हम्पी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम्पी के खंडहर जो कि वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित हैं, विजयनगर साम्राज्य की ये प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है और हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। बिपिन चंद्र पाल तो जाएगा न्यू इंडिया, इनका संबंध हो जाएगा। ए का पहला। अरविंद घोष वंदे मातरम, बी का हो जाएगा तीसरा। ब्रह्म माधव उपाध्याय संध्या, सी का हो जाएगा चौथा। और मोहम्मद अली द्वारा कामरेड नामक पत्रिका निकाला गया था। तो यानी कि डी का हो जाएगा दूसरा। 1 3 4 2 1 3 4 2 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि विकल्प ए सही है यहाँ।
आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में सीता कहते थे। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करके जोड़े बनाइए। एक तरफ वन की प्रकृति दिया गया है और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है, और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही है यहाँ। तो चलिए देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित, तो यह शिलांग में हो जाएगा इसका संबंध, ये का दूसरा। मानसूनी वन जो है ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये आपका शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। बी का हो जाएगा पहला। समशीतोष्ण, ये नीलगिरी क्षेत्र में, तो सी का हो जाएगा चौथा। और मैंग्रोव है तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। डी का हो जाएगा तीसरा। 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, तो वह थे मेवाड़ के। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। मेवाड़ राज्य ने जो है अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। वहाँ के शासक राणा प्रताप ने जो है लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा, और राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है, तो यह है सूर्य। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य है, जो कि पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ये दूर है। और अल्फा सेंचुरी एक तारा प्रणाली है जिसमें 3 तारे प्रैक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी जो हैं, और प्रैक्सिमा सेंचुरी जो कि सूर्य के पश्चात ये सबसे निकट है और पृथ्वी का निकटतम तारा है, और यह पृथ्वी से 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। तो यहाँ पे जो है आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है, तो वह है सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सआदत खान। अवध का प्रथम नवाब सआदत खां था। तुरानियों ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक बना रहा, और ईरानियों ने जो अवध राज्य की स्थापना की थी 1722 ईस्वी में सआदत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था, जहां उसने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी सफदरजंग के माध्यम से स्वतंत्र शासन किया और स्वयं शाही दरबार में ऊंची राजनीति खेलता रहा। 1739 में उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी सफदरजंग ने बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा रखना भी अस्वीकार कर दिया था। तो अवध का प्रथम नवाब जो है सआदत खां। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एग्जाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जो है यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए फ्री टेस्ट सीरीज कराया जाता है। ये हर रविवार को दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे इसका एनालिसिस भी कराया जाता है। टेस्ट आपका बिल्कुल फ्री है, इसे आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। यूपीपीएससी अभ्यास ये आपका सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे जो है अनअकैडमी पर कराया जाता है। ये सभी एग्जाम्स के लिए जो है महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको ये सभी फीचर्स जो है उपलब्ध होंगे। बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर, यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2022 ये आपका 22 अप्रैल से शुरू हो गया है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। फिर प्रगति 90 डेज यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स बैच कोर्स है, ये आपका 28 अप्रैल से शुरू हुआ है। तो जो लोग आरओ की तैयारी करना चाहते हैं आप इस बैच से जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अनअकैडमी पे जो है यूपीएसआई आरओ लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी पेट लेखपाल ये सभी एग्जाम के लिए जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना जो है चाहते हैं तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 1260 रुपये पे करना है, 3 मंथ का 3150, 6 मंथ का 5040 है। उसके बाद 1 साल का सब्सक्रिप्शन 6300 और 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 7560 रुपये हमारे रेफरल कोड के साथ जो है पे करना है। तो ये रेफरल कोड आप लोग यूज जरूर कीजिएगा। तो अनअकैडमी पर जो है यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा उत्केंद्र, या फिर इसे हम भूकंप केंद्र भी कहते हैं।
भूकंप केंद्र या उत्केंद्र, और अंग्रेजी में इसे ईपी सेंटर कहा जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। और भूकंप मूल जो है जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उस स्थान को हम भूकंप मूल कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? तो यह 1992 में बनाया गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो न तो निर्यात और न ही आयात होता है, वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा एका आंदोलन 1921 से 22 में जो है ये प्रारंभ हुआ था, और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है पिछड़ी जाति के मदारी पासी के द्वारा जो है किया गया था। तो पूछा जाता है एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मदारी पासी ने। सन याद रखिएगा 1921-22। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने? तो गुरु रामदास ने, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये चौथे गुरु रामदास ने जो के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर जो अमृतसर का शहर जो है वह बसा हुआ है। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया, परंतु बाद में वहाँ खोदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सी ऑप्शन एनी बेसेंट का जो है दिया गया है कॉमनवेल्थ और जो है न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका एनी बेसेंट का है। ये सुमेलित है। महात्मा गांधी मूकनायक दिया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे मूकनायक है भीमराव अंबेडकर का, BR अम्बेडकर का। बाल गंगाधर तिलक का दिया गया यंग इंडिया है महात्मा गांधी का, और BR अम्बेडकर का दिया गया है केसरी है बाल गंगाधर तिलक का। तो केवल सुमेलित जो है सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था किसने? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि इंडिया हाउस की स्थापना जो है लंदन में किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो वह थे एनी बेसेंट, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। दो दृष्टियों से यह याद किया जाता है। पहला, उग्रवादियों, जिन्हें जो है 9 वर्ष पूर्व, जो कि 1907 में कांग्रेस से ये अलग हुआ था, यानी कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था, नरम दल और गरम दल में। तो और दूसरा जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था 1916 में। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक जो है कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। तो यहाँ ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? तो यह लोक लेखा समिति का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग कहते हैं, ये करते हैं, और इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। वर्तमान में कैग जो है आपको बताना है कि कौन है, कमेंट में जरूर लिखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है पूना पैक्ट, दूसरा है गांधी इरविन समझौता, तीसरा है क्रिप्स मिशन, चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पे जो है पूना पैक्ट, ये आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। क्रिप्स मिशन ये मार्च 1942 में जो है भारत आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका 1930। तो यहाँ पे आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि चौथा हो जाएगा सबसे पहले। फिर होगा आपका
गांधी इरविन समझौता दूसरा, 4-2, फिर जो है आपका हो जाएगा पहला पूना पैक्ट और लास्ट में हो जाएगा तीसरा, यानी कि 4-2-1-3। 4-2-1-3 आप देख सकते हैं विकल्प सी सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था कब? तो यह हुआ आपका 1972 में। सी ऑप्शन से हो जाएगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक शिखर सम्मेलन जून 1972 में शिमला में हुआ। तब दोनों पक्षों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया 2 जुलाई 1972 को, जिसे हम शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? तो यह आपका जनहित याचिका से हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में न्यायिक सक्रियता जो है ये जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे PIL कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सलाह या परामर्श देता है? तो वह है अटॉर्नी जनरल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत में जो है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाहकार जो देता है वह भारत के महान्यायवादी, जिन्हें हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ये परामर्श जो है देते हैं। और ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण जो है करते हैं। तो और इनका वर्णन जो है अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 76 में है। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। सन याद रखिएगा, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था और उसने अपनी राजधानी बाद में बनाया आगरा को। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न भी किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में शुरू किया गया था और वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किसने गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखे हैं? तो सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना गया है। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध या विधि शून्य घोषित करने का अधिकार रखता है। अतः जो है संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। और अनुच्छेद 124 के तहत जो है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अंतिम क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहते हैं, के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र निम्नलिखित में से कौन होता है? तो किसी भी परिवार का एक वयस्क सदस्य। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रारंभ में यह नरेगा के नाम से जाना जाता था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को जो है ये वर्तमान में मनरेगा इसका नाम कर दिया गया। और इस योजना का पात्र किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य हो सकता है जो रोजगार का इच्छुक हो। इसमें बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी शुदा रोजगार प्रदान किया जाता है। वयस्क मतलब यानी कि 18 वर्ष से ऊपर उसकी आयु हो। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों जो है ये था आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए GS का जो है 27वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो हम 26 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को जो है यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।